देखिए हम आज बात कर रहे हैं एनसीईआरटी। तुम लोग जरा पहले एनसीईआरटी में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है ये इस पे देख लो। इको तुम्हें टफ इसीलिए लगती है पॉलिटी, क्योंकि तुम लोग एनसीईआरटी वाले बेस नहीं जानते हो। अब वो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है जो 10th 12th में है। अलग से एनसीईआरटी की बुक्स भी होती है जो खाली यूपीएससी को फोकस करके बनाई जाती है। तो उस पर हम बात करते हैं आज क्या क्या उसमें पढ़ना होता है। मिला इंडेक्स मिला। पहले आपको पढ़ना है इकोनॉमी। लिखो जरा एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना। पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखो, इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम क्या। इकोनॉमी में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। पहला पॉइंट नोट करो इस चैप्टर का। ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम इसको ए कर देते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। बातचीत नहीं भाई, कोई भी पीछे बैठा हो। फिर आएगा बी, बी पार्ट। बी आएगा हमारा इकोनॉमिक्स। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, फिर हम क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है। सी पार्ट पे हम आके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे। ये हमारा है चैप्टर 1, चैप्टर फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हम डी में क्या पढ़ेंगे, इसी में डी में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसी चैप्टर में होगा ई पोर्शन। ई होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हम पढ़ेंगे इसमें। ये एक चैप्टर हमारा होगा जिसमें हम इन कंटेंट को फोकस करेंगे। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो आज की क्लास पूरी तरह डिस्कशन क्लास होगी इन कंटेंट पे। मैटर कल हम देंगे इसका, क्योंकि आज हमारे पास इंग्लिश में मैटर अवेलेबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे हो गए। अब हम चलते हैं चैप्टर पे। टोटल हमें इकोनॉमी में 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं, 12। तो पहला चैप्टर मैंने बता दिया कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कि इकोनॉमिक परिचय क्या है, इकोनॉमी क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमी। हाँ, अर्थशास्त्र नहीं। व्हाट इज इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र नहीं। व्हाट इज इकोनॉमी, ये व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। इसके अर्थव्यवस्था दो चीजों से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है क्या, व्यवस्था। तो ये वर्ड किससे मिलकर बना, दो से। अर्थ प्लस व्यवस्था, ये दो से मिलकर बना, अर्थ और व्यवस्था। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम अर्थ और व्यवस्था की बात इसी के अंदर करेंगे। अर्थ प्लस व्यवस्था, इन तीनों से मिलकर क्या बना, इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ आ गया अर्थव्यवस्था। अब आगे हम देखो अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थ का मतलब होता है मुद्रा और व्यवस्था का मतलब होता है कार्य प्रणाली। इसका मतलब क्या है, मुद्रा। इसका मतलब क्या है, कार्य प्रणाली। इसका मतलब है कार्य प्रणाली। अर्थ प्लस व्यवस्था, ये मुद्रा, और प्लस कार्य प्रणाली। क्लियर हुआ रहा इसको, सिस्टम। चलो इंग्लिश ही बोलेंगे। ये मनी है और ये सिस्टम है, दोनों में लाओ तो इकोनॉमी हो जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो कि क्या है। अब कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है इसमें देश की सभी इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक प्रोसेस है, वो सारा इसका पार्ट होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब ऑल इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ ए कंट्री। जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब इसका पार्ट है। सब इकोनॉमी का क्या होता है, पार्ट होता है। आर्थिक गतिविधियां इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें क्या आएगा, व्यक्ति को भोजन करना है, भोजन इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी।
भोजन किसका पार्ट होगा? इकोनॉमी का। बिना इकोनॉमी के या बिना पैसे के कोई भी व्यक्ति भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरा है वस्त्र, कपड़े। कपड़े ऐसे हो सकते हैं बिना पैसे के? तनिष्का, कपड़े फ्री में मिलते हैं? मिलते हैं फ्री में। पापा भी तो पैसे से ही खरीदेंगे, पापा कोई फैक्ट्री थोड़ा है कपड़े की। आगे फिर देखो जरा, फिर आता है भोजन के बाद वस्त्र, फिर आएगा आवास। आवास भी हमारा क्या है? आवास। आवास भी हमारा कुछ ऐसा है कि अगर हम पैसा नहीं है तो किराए का भी मकान नहीं मिलेगा और अपना भी मकान नहीं होगा, तो आवास भी इसका एक पार्ट है। पैसा नहीं होगा तो किराए का ना इसका। फिर आता है चिकित्सा। चिकित्सा क्या है? हाँ, हॉस्पिटल्स वगैरह। हॉस्पिटल में दवाइयाँ हमें ऐसे तो मिलेंगी नहीं, वहाँ भी हमें ये सब चीज़ों को देखना होगा, चिकित्सा पे ध्यान देना होगा। विदाउट चिकित्सा वहाँ पर भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हासिल नहीं होने वाला। इसके बाद आता है एजुकेशन, शिक्षा। विदाउट मनी क्या एजुकेशन पॉसिबल है? नो। तो विदाउट मनी नो पॉसिबल ऑफ एजुकेशन। विदाउट मनी नो पॉसिबल ऑफ एजुकेशन, वो भी नहीं मिलेगा। तो भौतिक अर्थ, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सारी हमारी कहाँ पे पूरी होती हैं? अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में एक अर्थ का सिस्टम चलता है जिसमें हम सारे लोग उसमें दौड़ रहे होते हैं, और उस सिस्टम में सारी आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं? पूरी हो जाती हैं। अब इसी पे आता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं। आपने समझ लिया अर्थव्यवस्था क्या है? किसी को डाउट रह गया? नो। तो अर्थव्यवस्था समझा, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, ट्रिक्स ऑफ बिजनेस, लेकिन ये चलेगी जनरली इंग्लिश में। ठीक है, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश अलग अलग करेंगे हम। अब आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। चलिए, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार हम देखते हैं क्या होता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, पहला प्रकार क्या होगा? पहले हम 3 प्रकार इसके खोजेंगे। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। पहला अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या होगा? नंबर 1, नियंत्रण यानी कंट्रोल। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। इस पर होगा वर्गीकरण। दूसरा क्या होगा? सेकंड, पहला होगा नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा विकास के आधार पर, हाँ कंट्रोल, दूसरा होगा विकास के आधार पर वर्गीकरण, ये हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? थर्ड, थर्ड होगा वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, ये थर्ड होगा। हाँ, इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन की बात होगी यहाँ पे, ग्लोबल रिलेशन, वैश्विक संबंधों, वैश्विक रिलेशन टू बेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रिलेशन टू बेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, नियंत्रण, विकास का आधार और वैश्विक आधार, ये हो गया। फिर है नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण भी कितने पार्ट में बटेगा? पहला लेके आओ पहले पॉइंट को, नियंत्रण कंट्रोल बेस वर्गीकरण, इसको कितने पार्ट में बांटेंगे? ये देखो, ये इसका पहला होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये नंबर 1 है। दूसरा है समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चलो इंग्लिश बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और तीसरी हमारी होगी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 ही अर्थव्यवस्थाएं हो जाएंगी। पहला है हमारा समाजवादी, दूसरा हमारा हुआ क्या? पूंजीवादी, हाँ, तीसरा हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीसरी हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब विकास के आधार पर वर्गीकरण करते हैं हम लोग, ये नियंत्रण के आधार पर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा विकास के आधार पर वर्गीकरण। विकास के आधार पर हम वर्गीकरण कर लेते हैं।
विकास के आधार पर वर्गीकरण। अब यहां पर देखो विकास के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है। विकास के आधार पर वर्गीकरण भी 3 है। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड, हाँ डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी। दूसरा अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था। अंडर डेवलप इकोनॉमी। तीसरा होगा विकासशील अर्थव्यवस्था, अरे यहां तो हम डेवलपिंग नहीं लिखेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था, हाँ डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये डेवलप हो गया, ये अंडर डेवलप हो गया, ये डेवलपिंग इकोनॉमी हो गया। क्लियर? कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अर्थव्यवस्था आती है वैश्विक संबंधों के आधार पर, ग्लोबलाइजेशन सिस्टम पे इकोनॉमी। चलो वैश्विक संबंध तीसरा देखो। वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, पहला देखो, पहला होगा बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्लोज इकोनॉमी, ये पहला है। दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ये दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। तीसरा थर्ड, थर्ड आएगा लिबरल इकोनॉमी, उदारीकृत अर्थव्यवस्था या उदारीकरण, ये तीसरा है लिबरल इकोनॉमी। चौथा आएगा मार्केटाइजेशन या बाजारीकरण, ये चौथा पॉइंट है, बाजारीकरण। पांचवा आएगा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। छठा आएगा वैश्वीकरण, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। सारे रिलेशन समझ आ गए ना? अब चलो हम आगे एक एक पर अब नियंत्रण के आधार वाली इकोनॉमी पे बात करते हैं। हमने किन कंटेंट पे बात करनी है वो आपको नोट करा दिया। हम आते हैं नियंत्रण के आधार पे। देखो कंट्रोल के आधार पर सबसे पहली इकोनॉमी कौन सी है हमारी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में जानो। जहां पर सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है उसको बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सारा क्या है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। गवर्नमेंट सेक्टर सारा सोशलिस्टिक है और नॉन सोशलिस्टिक वो है जो प्राइवेट सेक्टर है, तो उसकी भी बाद में बात करेंगे। तो ऑल गवर्नमेंट्स फैसिलिटीज आर सोशलिस्टिक सेक्टर, चाहे वो भारत की रेल हो, पोस्ट ऑफिस हो, अदर जितनी भी गवर्नमेंट एरिया है सब क्या है? सोशलिस्टिक है। अब सोशलिस्टिक का और क्या फीचर होता है? जिस पर सबका अधिकार होता है, समाज के सभी लोगों का जिस पर अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई एक व्यक्ति का नहीं है, वो सबका है। तो सबका जिस पर अधिकार हो सारा समाजवादी है, और जिस पर इंडिविजुअल के राइट्स हो, उसके परमिशन लेने की जरूरत हो, वो सब क्या है? पूंजीवादी है। और जहां पर दोनों का अधिकार हो, कुछ समाजवादी और कुछ पूंजीवादी, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
मिक्स इकोनॉमी है। समझ आया? इसके अलावा एक और इकोनॉमी होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, उसमें एक और जोड़ लो नियंत्रण के आधार पर, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। वहां पर मजदूरों के शासन की कल्पना की जाती है, उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी जहां पे होती है वो टोटली लेबर क्लास इकोनॉमी की बात करता है, लेबर ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात करता है। टोटली किसकी बात करेगा? लेबर क्लास इकोनॉमी एंड लेबर ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात करेगा कि सारा सब कुछ लेबरों के हाथ में होना चाहिए। एवरी ऑल सब कुछ किसके हाथ में हो जाए? लेबर के हाथ में। तो लेबरों की बात करेगा और लेबर इकोनॉमी की बात करेगा और सब कुछ लेबरों के हाथ में होना चाहिए, ये वहां पर बात की जाती है। क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इतना आप समझ गए, समझदार लोगों के लिए सारा काफी है। इतना समझ में आ गया? यानी समाजवादी कौन होती है जान गए। पूंजीवादी का मतलब है पैसा लगाओ और आगे बढ़ो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था गरीबों के हित में होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका हित होता है? अमीरों का हित होता है। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की यह विशेषता है कि जितनी समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, जितना भी प्राइवेट सेक्टर है वो कैपिटलिस्टिक में, और जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो सोशलिस्टिक में होता है। ऑल गवर्नमेंट सेक्टर आर सोशलिस्ट और ऑल प्राइवेट सेक्टर आर कैपिटलिस्ट। तो ये दोनों में अंतर हो गया कि एक सोशलिस्ट है तो एक कैपिटलिस्टिक सेक्टर है। अब नियंत्रण के आधार पे हमने बता दिया कि क्या होता है। अब आता है समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है। कीवर्ड खाली लिखो, राज्य की क्या होती है? केंद्रीय भूमिका, यानी राज्य ही सब कुछ होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। राज्य की केंद्रीय भूमिका, राज्य के बनाए गए कानून वहां पर लागू होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, राज्य के बनाए गए कानून वहां पर लागू होते हैं, राज्य के बनाए गए कानून वहां पर लागू होते हैं। राज्य के बनाए गए कानून, राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है, राज्य के बनाए गए कानून वहां पर लागू होते हैं। जैसा राज्य चाहता है वैसा होता है, वो होता है, लेकिन वहां सबका अधिकार होता है। पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, उत्पादन साधनों का वितरण यानी प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा कंट्रोल होता है। प्राइवेट इकोनॉमी में क्या होता है? हाँ, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर पूरा कंट्रोल होगा पर्सन का, एक पर्सन का। डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा कंट्रोल एक पर्सन का होगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा कंट्रोल करेंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसी इकोनॉमी को चलाएंगे। ठीक है? वो जैसा चाहेंगे वैसी इकोनॉमी को चलाएंगे, कंट्रोल करेंगे। क्लियर हो गया? अब आगे फिर देखो जरा। अब आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोनों का पार्ट होता है, यानी दोनों इसमें होते हैं। मिश्रित का मतलब ही होता है पूंजीवाद समाजवाद दोनों मिलाओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था इक्वल टू होता है पूंजीवादी, यानी पूंजीवाद प्लस क्या होता है? समाजवाद, दोनों मिला दो तो क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए कोई भी चीज आपस में मिलाई जाएगी तो उसका कुछ परपोर्शनेट रेशियो तो जरूर होगा कि किस परपोर्शनेट रेशियो में दोनों आपस में मिलाए गए हैं। कितने परसेंट उसमें पूंजीवाद को मिलाया गया है और कितने परसेंट उसमें किसको मिलाया गया? समाजवाद को। कितने परसेंट पूंजीवाद को और कितने परसेंट समाजवाद को? दोनों का परपोर्शनेट रेशियो क्या है? अगर हम कोई चीज आपस में मिलाते हैं तो उसका एक परपोर्शनेट रेशियो जरूर होता है मिलाने का। तो हमने दोनों मिला तो दिया, लेकिन परपोर्शनेट रेशियो क्या है? हमने दोनों मिला दिया, लेकिन दोनों का परपोर्शनेट रेशियो क्या है ये भी देखना होगा। ठीक है? दोनों का परपोर्शनेट रेशियो क्या है ये भी हमें देखना होगा। तो भारत की इकोनॉमी जब मिक्स इकोनॉमी अपनाई गई तो उसमें भी कोई परपोर्शनेट रेशियो रहा होगा। वो परपोर्शनेट रेशियो क्या था? जो भारत की इकोनॉमी अपनाई गई उसमें भी कोई परपोर्शनेट रेशियो रहा होगा। वो परपोर्शनेट रेशियो क्या था? बोलो। भारत की इकोनॉमी आपस में मिलाई गई, लेकिन वो दोनों का परपोर्शनेट रेशियो क्या था?
नहीं, 55% हमने पूंजीवाद को दिया था प्रायोरिटी। पूंजीवाद, पूंजीवाद कितना दिया था? 55%। और 45% हमने किसको दिया? समाजवाद को। समाजवाद को प्रायोरिटी दिया। कितना? 45%। 55% हमने दिया पूंजीवाद को, 45% किसको दिया? समाजवाद को। समाजवाद को प्रायोरिटी दी। तो ये दोनों मिलकर हो गए पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों आपस में मिलाए गए। आज हमारी इकोनॉमी का जो रेशियो है वो लगभग 85% क्या हो गया है, और बचा कितना है अब? 15% समाजवाद। तो आने वाले टाइम में हम किधर जा रहे हैं? पूंजीवाद की तरफ, क्योंकि पॉवर्टी लेस कंट्री समाजवाद कभी नहीं हुआ, कम्युनिस्ट कंट्री कभी नहीं हुए पॉवर्टी लेस। चाइना ने इतनी तरक्की कर ली फिर भी गरीबी है। तो पॉवर्टी लेस कंट्री कौन हो सकता है? जो पूंजीवादी हो। इसीलिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम अपनाते हैं और सोशलिस्टिक से बाहर जाते हैं। हमारी रेल प्राइवेट हो रही है। अच्छी क्वालिटी की रेल कब बनेगी? जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगी। हमारा जो NH बनता है, टोल टैक्स खत्म कर दो, सड़कें अच्छी मिलेंगी, क्योंकि पहले बजट ही नहीं मिलता था। सड़क टूट गई, बजट मिला नहीं, टूटी हुई पड़ी हुई है, दोबारा उसका क्या नहीं हुआ? मेंटेनेंस हुआ नहीं। तो टूटी सड़क पड़ी, मेंटेनेंस हुआ नहीं, ये भी हमारी एक प्रॉब्लम थी। तो सड़क का मेंटेनेंस टाइम पर हो, समय पर हो, ठीक है, ये हमारी क्या थी? जरूरत है। ये हमारी जरूरत है, सड़क का मेंटेनेंस हो, टाइम पर हो, ये हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये नीड एंड रिक्वायरमेंट है कि मेंटेनेंस क्या हो? जरूरत पर हो, टाइम पर हो। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देख लें, पूंजीवाद, विकसित देशों में अच्छी ट्रेनें क्यों मिलती हैं? सरकार की ट्रेनें अगर होती तो इतनी अच्छी नहीं होती। वहां पर भी उसमें क्या है? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप है, जिसका नाम है PP मॉडल। आपके यहाँ मेट्रो के जो ये ट्रैक्स बनाए जाते हैं, ये गवर्नमेंट नहीं बनाती, ये भी विदेशी कंपनी इसमें पार्टनरशिप करती है। तो इसलिए बहुत जल्दी मेट्रो ट्रैक्स बन जाते हैं। कभी दिल्ली में जैसा मेट्रो का जाल बिछा है, कल्पना कर सकते थे कि इस तरह से हर एरिया में मेट्रो दिखेगी? ठीक है, हर एरिया में इतनी स्मार्ट तरीके से मेट्रो बनाई जाती है। एक दिमाग ही तो है, ह्यूमन ब्रेन ही तो है कि सब जगह मेट्रो का जाल बिछा दिया, हर एरिया में आपको दौड़ने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। तो ये किसने कराया? समाजवाद ने या पूंजीवाद ने? पूंजीवाद ने कराया। आपकी जो मेट्रो है वो भी जापान गवर्नमेंट के पैसे से चल रही है, उसने फंडिंग की है। हाँ, अभी भी उसने फंडिंग की, 2002 से लेकर अब तक। जो आपका मेट्रो का डिब्बा आता है, कोरिया से खरीद कर आता है, जर्मनी इन कोरिया। ठीक है, 2 देश उसकी सप्लाई करते हैं। तो अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, गवर्नमेंट सेक्टर में ही हम जुटे होते, तो कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाते। तो लिबरलिज्म धीरे धीरे आएगा। पहले जब क्लोज इकोनॉमी है तो क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर ही है। ओपन इकोनॉमी भी गवर्नमेंट सेक्टर को सपोर्ट करेगी, लेकिन जैसे ही लिबरल इकोनॉमी आ जाएगी, कैपिटलिज्म का सपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे किधर जा रहे हैं? तो अगर कुछ आपका डिसऑर्गेनाइज होता है तो आप शोर न मचाइए, क्योंकि ऑलरेडी अब फैसला कर चुकी है सरकार किधर जाने के लिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए। तो बैंक भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, रेल भी जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, यानी देश की सारी सेवाएं किस में चली जाएंगी? प्राइवेट में। केवल लॉ एंड ऑर्डर खाली बचेगा गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अब वो टाइम जा चुका है कि झंडा उठा के शोर मचाओ। मचाओगे तब भी वही होगा, नहीं मचाओगे तब भी वही होगा। तो अच्छा यही हो कि शांत से बैठे रहो, गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, क्योंकि फाइनल फैसले कौन लेगी? सरकार लेगी। समझ में आई बात? और कैपिटलिज्म के फीचर जब दिखेंगे तभी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जब उनको राइट्स आप नहीं दोगे तो आपकी ज़मीन पर वो निवेश क्यों करें? पैसा लगाएं कमाने, आप दो ना, तो फिर क्यों आए? तो कोई भी पैसा क्यों लगाएगा पूंजीपति, जब तक उसको उसका क्या नहीं मिलेगा? अधिकार नहीं मिलेगा, राइट्स नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है अब ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि NCERT सीरीज शुरू कर दिया है मैंने इकोनॉमी की। मुझे लगता है कि इसको पढ़ा के तब हम उस पर आएँ तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो NCERT सीरीज आज से शुरू। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक। आज ये टाइटल भी इस पर जाएगा, NCERT। तो मिक्स इकोनॉमी में हमने इन सारी चीज़ों को अपनाया। अब इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस भी आ जाएंगे।
प्राइस को डिटर्मिनेट कैसे किया जाए, ये कौन तय करेगा? जिसने उत्पादन किया है। कोई अपनी प्रोडक्ट को अगर पैदा करता है तो उसका प्राइस सरकार तय करती है और स्वयं तय करता है? स्वयं तय करता है। तो प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो प्राइस डिटर्मिनेशन किसके हाथ में आ जाता है? पर्सन के हाथ में आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर आता है तो प्राइस डिटर्मिनेशन उस पर्सन के हाथ में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का सबको मौका मिल जाता है। तो मैक्सिमम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में लगाएंगे, जिससे मनी का फ्लो बढ़ेगा, बेरोजगारी दर घटेगी, गरीबी खत्म होगी, ये सब शुरू हो जाएगा। मनी का फ्लो बढ़ेगा, बेरोजगारी दर में कमी आएगी, तेजी से और सब चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। क्लियर हो गया? नो डाउट्स, नो टेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है विकास के आधार पर। आप देखो, आज अभी थोड़ी सी बात रह गई, तीसरा पॉइंट। आज हमारे देश में बड़ी कंपनी पब्लिक सेक्टर की है, छोटी कंपनी है। मिश्रित इकोनॉमी नहीं होती तो रसिया का आयरन इस्पात कारखाना भारत में नहीं होता, बड़े बड़े स्टील प्लांट भारत में नहीं होते। नेहरू और गांधी के बीच डिफरेंस क्या था? गांधी कहते थे कुटीर उद्योगों से देश का विकास होगा। कुटीर उद्योग मतलब सेल्फ उद्योग। लेकिन इस पर एक यूपी के खेल मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि बकरी पालने को किसी को दे दो और बकरी से वो अमीर कभी बन जाएगा पालकर? कभी नहीं बनेगा। बकरी भी मर जाएगी और कर्ज भी लदा रह जाएगा। तो गरीबों को रोजगार के लिए पैसे नहीं, गरीबों को रोजगार नहीं, नौकरी दो। अमीरों को रोजगार के लिए पैसे दो, क्योंकि गरीब जिस अमाउंट में रोजगार करेगा उस अमाउंट में और गरीब हो जाएगा। बकरी भेड़ पाल के कोई अमीर बना हो तो वो भी बन जाए, ये कहा उन्होंने। और वो भी ये भी नहीं कि 100-150 बकरी दे रहे हो आप, 1-2 बकरी पाल के कोई बनेगा? 1-2 गाय भैंस पाल के कोई अमीर हो जाएगा? उसकी नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी। तो गरीबों के लिए क्या होनी चाहिए? नौकरी। और अमीरों के लिए क्या होना चाहिए? बिजनेस। जिसके पास कैपिटल है बिजनेस सपोर्ट उसे दो, जिसके पास लेबर है उसे श्रम के आधार पर नौकरियां दो। दिस इज माई ओपिनियन। जिससे देश का तेजी से विकास होगा, क्योंकि कैपिटल लगाने के लिए उसे कुछ है नहीं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई जिस बिजनेस को आपने करा दिया तो फिर वो स्ट्रगल लाइफ उसकी शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट का दिया गया पैसा डूब जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? गरीबों को नौकरी और अमीरों को बिजनेस, और बिजनेस पर ब्याज लगा दो कि हम आपको इतनी कैपिटल देंगे, कैपिटल अगेंस्ट बिजनेस, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा। गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना कितना मुश्किल काम है, उसको इजी बनाओ। जो लोग बिजनेस करने वाले हैं या बिजनेस अच्छा समझते हैं उस स्किल का पूरी तरह इस्तेमाल होगा देश में। नौकरी उनको दो जिनके पास पैसे नहीं हैं बिजनेस में लगाने के लिए, उनके लिए नौकरियां होनी चाहिए, ठीक है। और जिनके पास पैसे हैं, आय के आधार पर तय करना चाहिए सरकार को कि इन लोगों को हम नौकरी देंगे और इन लोगों को क्या करेंगे, हम बिजनेस के लिए पैसे देंगे। स्किल है उनके पास, जिस एरिया में जिसका स्किल हो उस एरिया के लिए उसे पैसे दो। तो गरीबों को तो पैसा बांटने से कोई फायदा नहीं है। सुअर पालन, मुर्गी पालन, 1-2 सुअर आपने दे दिया, 10-15 हजार का लोन लाद दिया, अब पता चला उसके पास ऑलरेडी कुछ देने को नहीं है, तो सुअर भी गया और पैसे का कर्ज भी लग गया उसके ऊपर। तो उनको तो नौकरी दो। ये मैं भी इस बात विचार से सहमत हूं कि गरीबों को नौकरी, जिनके पास कैपिटल नहीं है उनको नौकरी दो। दूसरी बात आगे, दिस इज माई ओपिनियन। तो नेहरू और गांधी में जो डिफरेंस था उस पर मैं बात कर रहा था। नेहरू जी जो है हमेशा बड़े बड़े उद्योगों के फेवर में थे और गरीबों को नौकरियां देने के फेवर में थे। और गांधी कहते थे सबको क्या करो, सेल्फ रिलायंस में ले जाओ, सबको छोटे छोटे रोजगार से जोड़ो। दोनों अपनी जगह सही थे, लेकिन इसमें बैलेंस करना होगा, जो मैंने भी बताया कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रोटेक्शन न दिया जाए, उन्हें नौकरियां दी जाएं, और अमीरों को ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए, बिजनेस प्रोटेक्शन। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी, तेजी से विकास करेगी। दिस इज माय ओपिनियन, जो मैं ठीक से समझ पाया, जिससे दोनों चीजें साथ चलेंगी। नौकरी में समाजवाद बना रहेगा और पूंजीवाद किस में बना रहेगा, बिजनेस में पूंजीवाद बना रहेगा, और हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो भी इससे मजबूत होती रहेगी। आगे देखो, आगे आता है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब हम इसका बात कर लेते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का बात करते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, इसका बात होगा। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर इकोनॉमी क्या होती है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इसमें मैंने 3 तरीके के विकास बताए। पहला कहा विकसित देश। विकसित देश को पहचानने के लिए मैंने कई बार ये फार्मूले बताए।
कि जीएनपी इज ग्रेटर, जीडीपी इज लेस, दिस कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री। अगर किसी देश का जीएनपी ज्यादा है जीडीपी से तो वो विकसित देश है, एक फार्मूला यह है। दूसरा फार्मूला ये कहता है कि अगर डायरेक्ट टैक्स 70 प्लस हो, नोट करो ये, इसको एक जगह कहीं लिखो, जीएनपी ग्रेटर हो, जीडीपी कम हो, विकसित देश है। दूसरा 70% प्लस डायरेक्ट टैक्स पेइंग हो, वहां पे टोटल टैक्स कलेक्शन का 70% से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पेइंग लोग हों, 70% से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पेइंग लोग हो तो भी होगा वो विकसित देश। ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पेइंग लोग हों तो वो भी 70% से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पेइंग हो तो वो भी डेवलप कंट्री होगा, 70% से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट और देखो तीसरी बात क्या होती है पहचानने की। एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग या पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर 10% से कम हो नेशनल इनकम में, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर का जो रेशियो हो वो 10% से कम हो जाए। चौथा पहचानने की क्या है, सर्विस सेक्टर 70 प्लस हो जाए, सर्विस सेक्टर से आने वाली इनकम, सर्विस सेक्टर से आने वाली इनकम 70 प्लस हो जाए, 70 प्लस सर्विस सेक्टर से आ रही हो इनकम। तो ये सब किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के इंडिकेटर हैं पहचानने के लिए। 70% से ज्यादा इनकम आ रही हो सर्विस सेक्टर से तो इंडिकेटर ऑफ डेवलप कंट्री, ये दिस इंडिकेटर ऑफ डेवलप कंट्री। तो ये किसी भी कंट्री का डेवलप का इंडिकेटर है सबसे बड़ा, इसको हम इस तरह से पहचान सकते हैं, दिस इंडिकेटर ऑफ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप कंट्री का सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा। क्लियर। अब हम दूसरा $10,000 से अबव हो अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक। अब इसमें हमारा क्या करता है, यूएनओ क्या कह रहा है, यूएनओ ने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसका मेजरमेंट इंडेक्स हो सकता है। एक और लिखो अगला पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी मेजरमेंट इंडेक्स हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द मेजरमेंट इंडेक्स। हाँ, रैंक के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कहे वो रैंक के आधार पर डिसाइड होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कहेगा वो। जैसे सबसे पिछड़े देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग नाइजर, चाड, दक्षिणी सूडान एंड माली है। लिखो नाइजर, सूडान, हाँ नाइजर, सूडान, सियरा लियोन, सियरा लियोन, सियरा लियोन, सियरा लियोन, सियरा लियोन, ये लो सियरा लियोन, ये सब छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, और ये अति गरीब देश में आते हैं। तो विकसित देश में कौन आएगा, अमेरिका, यूरोप के देश, ठीक है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे इज द, ये सब सारे कंट्री क्या हैं, विकसित देश हैं। नॉर्वे, ये सब विकसित देश हैं। क्लियर हो गया, ये सब सारे विकसित देश। दूसरा आता है विकासशील देश, नॉर्वे वगैरह सब उसी में आएंगे। दूसरा आता है विकासशील देश। विकासशील देश कौन है, इनमें लिखो डेवलपिंग इकोनॉमी, विकसित इकोनॉमी हो गया। अब हम आएंगे किस पर, नहीं विकसित देश के बाद हम आएंगे उस पर अंडर डेवलप पे, अंडर डेवलपमेंट, वो क्रम जो वही मेंटेन रखो ना, विकसित हो गया, अब अंडर डेवलप पे आएंगे, तीसरे पे आएगा विकासशील। फिर लिखो जरा, अंडर डेवलप के उसको कहते हैं जहां प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। लिखो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं होती, अंडर डेवलप में अब इंडिया आता है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती, हेल्थ सेवाएं भी बहुत गुड नहीं है कंपेयर टू विकसित देशों के, तुलना किससे हम करेंगे, विकसित देशों से, हेल्थ फैसिलिटीज नॉट गुड, लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा नहीं होता है कंपेयर टू डेवलप कंट्री के, लिविंग स्टैंडर्ड इज नॉट गुड। अब आता है डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था कौन है, डेवलपिंग, डेवलपिंग इकोनॉमी में आएगा अंडर डेवलप जो है सबसे निचले पायदान पे होगा,
और उसके बाद आएगा डेवलपिंग इकोनॉमी, और सबसे टॉप लेवल पे होगा डेवलप इकोनॉमी। ये क्रम इसका बना लो इंग्लिश में। अंडर डेवलप मतलब सबसे पीछे, अंडर डेवलप, फिर आएगा डेवलपिंग, ये क्रम जान लेना, और इसके ऊपर होगा डेवलप्ड। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक है, समझ आया? तो अभी हमने अंडर डेवलप किया, तो वो सबसे पिछड़े वाले देश थे, सियरा लियोन वगैरह। अब हम किस पे करेंगे? डेवलपिंग इकोनॉमी पे बात करेंगे। अब डेवलपिंग इकोनॉमी का क्या फीचर है? इसमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, लेकिन डेवलपिंग इंडिकेटर दिखाते हैं कि ये डेवलप कर रही है, आय बढ़ रही है तेजी से। लिखो, डेवलपिंग इकोनॉमी इसको कहते हैं जहां पर कैपिटा इनकम लो होती है बट ग्रोथ तेज होता है, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम लो होगी बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेज रहेगा, उसका फास्ट रहेगा। पर कैपिटा इनकम इज लो बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी हाई। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या रहेगा उसमें? हाई रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेज रहेगा। जैसे चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये 4 देश अब इसमें आते हैं। चीन, भारत, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। इसके बाद हमारी आती है डेवलप्ड इकोनॉमी। यहां पे क्या होता है, जीएनपी अधिक होता है। लिखो, जीएनपी इज हायर। इस इकोनॉमी में जीएनपी ग्रेटर होता है, हायर होता है। जीएनपी हायर होता है इस इकोनॉमी में। हाईली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसमें होता है, यानी तकनीक उच्च तरीके से इस्तेमाल होती है इसमें, उच्च तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उच्च तकनीक का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। ठीक है, उच्च तकनीक का इस्तेमाल होता है इसमें। आगे क्या होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होता है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड भी इसमें हाई होंगे, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड हाई। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत तेज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वेरी हाई, बहुत तेज होता है। ऐसे देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऐसे देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान एंड जर्मनी। ऐसे देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान एंड जर्मनी। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान एंड जर्मनी। ऐसे देश कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान एंड जर्मनी, ये देश हैं इसमें आते। अब हम चलते हैं ग्लोबल रिलेशंस वाली इकोनॉमी पे बात करते हैं। ग्लोबल रिलेशंस जो तीसरा पॉइंट था हमारा, ग्लोबल रिलेशन वाली इकोनॉमी। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल रिलेशंस को अब हम प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले आएगी बंद अर्थव्यवस्था। लिखो, क्लोज इकोनॉमी। हाँ, ये मेंस में भी अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी क्रम में लिखा जाएगा। पहले हमारी आ जाएगी क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, देखो हम एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश कब थे? हम एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश तब थे जब हम आजाद हुए थे। आजाद होने के तुरंत बाद हम क्या थे? एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश थे। बंद का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बंद नहीं, बट ट्रेड रिलेशंस लिमिटेड लोगों से। जैसे हम हैं, हमारे दोस्त बड़े लिमिटेड हैं, तो हम किस तरह के व्यक्ति कहलाएंगे जब हम किसी से ज्यादा बात न करते हो? हाँ, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी हो जाएंगे हम। लेकिन हम बहुतों से बात करते हैं, अपनी पर्सनल बात भी लोगों से शेयर करने लगते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट।
तो बंद का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमरे में बंद हो जाना है, बंद का मतलब है लिमिटेड साधनों का इस्तेमाल करना। ना हम विदेश को सामान बेचते हैं, ना विदेश से ज़्यादा कुछ खरीदते हैं। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह वो कार्य कर रहा था। ठीक है, समझ गए बंद अर्थव्यवस्था। इसके बाद फिर देखो क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हम 3 चीजों पर विशेष जोर देते हैं, जैसे कंजप्शन, कैपिटल फॉर्मेशन। ओपन इकोनॉमी हो जाता है तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाता है और कंजप्शन बढ़ता है। ओपन इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन एंड कंजप्शन। ओपन इकोनॉमी में कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन, ओपन इकोनॉमी में कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। ओपन इकोनॉमी में कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है तेजी से। कंजप्शन तेजी से बढ़ता है और क्या बढ़ता है? हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन तेजी से बढ़ता है। तो इस इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और बाहरी लेन देन शुरू हो जाता है। ओपन इकोनॉमी में पड़ोसियों से लेन देन होते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश से, ठीक है, श्रीलंका से, पड़ोसी से लेन देन होता है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। अब देखो ओपन इकोनॉमी के बाद हमारा आता है उदारीकरण। हमारा क्या आ गया? अब बोलो क्या आया? लिबरल। तीसरे पे आते हैं उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब है लिबरलिज्म। तीसरे पे हम आ गए किस पर? लिबरल इकोनॉमी पे। इसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो लिबरलिज्म की शुरुआत मेंस में आता है क्वेश्चन की कब हुई। तो इसके लिए पहला जो लिबरलिज्म है वो 1978 ही कहा जाएगा, जब बीजेपी सत्ता में आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट। तो इसका पहली शुरुआत कब हो गई थी? 1978 में। तो इनिशियल स्टेज ऑफ लिबरलिज्म इज 1978, ठीक है। बट फिर आया कब? 1985 में। 85 थे 90 तक राजीव गांधी एक 7वीं योजना लेकर आए, तो उसमें इन्होंने फोकस कर दिया किस पर? एलपीजी पर। तो ये सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है लिबरलाइजेशन का। 85 टू 90 का पीरियड, 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, ये है हमारा सेकंड स्टेज। 7th 5 ईयर प्लान इज द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज है इसका। 7th 5 ईयर प्लान जो है हमारा सेकंड स्टेज है लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन का सेकंड स्टेज क्या है? 7th 5 ईयर प्लान। थर्ड स्टेज है 1991, जब हम पीक पे पहुंचा लिबरलाइजेशन, 1991। लेकिन जनरली लोग इन दोनों स्टेज को नहीं जानते, बस यही जानते हैं 1991। लेकिन इसका बेस कहां से शुरू हो गया? 1978। इसी में हमने क्या किया था, जो हमारा प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था उसको भी बदल दिया था इसी टाइम पे बीजेपी की सरकार ने, और काले धन को पकड़ना शुरू कर दिया था, यहीं से शुरू हो गया था। तो हमारा लिबरलाइजेशन की शुरुआत यहीं से हो गई थी। इसके बाद इस पीरियड में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, राजीव गांधी ने और इसको लिबरल बनाया। और फुली लिबरल कब हुआ? 1991, जब केवल 18 इंडस्ट्री को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया, बाकी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। ओनली 18 कंट्रीज द रिजर्व कैटेगरी, अदर कंट्रीज फ्री ऑफ लाइसेंस, फ्री हो गए। फिर 5 को रिजर्व में रखा गया, 5 इंडस्ट्रीज को, बाकी सबको क्या कर दिया गया? फ्री लाइसेंस कर दिया गया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी इसमें आकर आप क्या कर सकता है? बिजनेस कर सकता है, किसी को रोक नहीं है। जो देसी को सुविधा वो विदेशी को सुविधा। तो यहां पर ये कर दिया कि अब देसी विदेशी सबको इक्वल सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है, सबको क्या दी जाएंगी? सुविधा इक्वल हो जाएगी। तो तीसरे स्टेप पर हम यहाँ आए जहां पर ये सारी सुविधा दी गई, देसी को भी और विदेशी को भी। अब आता है कि हम प्रेजेंट में तो बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। चौथा स्टेप इसका आया 1995 में, जब WTO
के मेंबर बन गए 1 जनवरी 1995 को सारे देश, यानी ये आ गया, इसका उदय हुआ, WTO आया। तो ये चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप ऑफ लिबरलाइजेशन इन WTO, फोर्थ स्टेप ऑफ लिबरलाइजेशन WTO के आने के बाद लिबरलाइजेशन इस उस पर आया। अब लिबरलाइजेशन क्या है? लाइसेंस को फ्री कर दो, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हटा लो, जो सुविधा अपने लिए चाहते हो वही दूसरे को दो। लिबरल कौन है? अपने लिए तो रिस्पेक्ट चाहता है बट दूसरे का नहीं करता। दिस इज कंजर्वेटिव, नॉट लिबरल। लिबरल का मतलब ही होता है कि अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपको कोई करेगा, और रिस्पेक्ट हर पर्सन का करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है? आपका करे या ना करे, आप उसका जरूर करो, हर किसी का रिस्पेक्ट करो। हो गया? ना करने की बात छोड़ दो, वो अपने आप समझ जाएगा देर सवेर, ठीक है? क्योंकि भगवान भी अगर ये परिचय बताए बिना मिल जाए किसी को तो उनका भी लोग रिस्पेक्ट ना करें। जब वो अपना परिचय देते हैं तो लोग सही हो जाते हैं। जैसे जिले का SP थाने में जाता है, थानेदार समझता है तो आम आदमी है, लेकिन जैसे ही वो अपना परिचय देता है, समझ आया बात? तो गौतम बुद्ध ने ये बात कही है कि जब तक लोग आपको जान नहीं पाएंगे आपकी कदर नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध जा रहे थे, लोग उन पर पत्थर मार रहे थे, तो उनके साथ चलने वाले वो राजा थे, क्या हाथ तोड़ देते हैं सबका जो पत्थर आप पर फेंक रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, किसी को मत कुछ कहो, यही तो हमें सहना है। जो पत्थर फेंक रहा है यही कल मेरी जय जयकार करेगा, यही फूल माला लेके सब जगह मिलेगा। ये अज्ञानी लोग हैं, ये भी जान नहीं पाए गौतम बुद्ध कौन है। ऐसे विवेकानंद कहते हैं, छोड़ दो इनके हाल पर। अज्ञानी आदमी ज्ञानियों को देर में समझ पाता है, ज्ञान ही ज्ञान का सम्मान करता है। अज्ञानता कभी ज्ञान का सम्मान नहीं कर सकती, वो जान ही नहीं पाती किसमें क्या है और हमारे में क्या है। अज्ञान हमेशा मनी का और ज्ञान हमेशा ज्ञान का, लेकिन सुपर ज्ञान जो होता है वो दोनों का। तो सुपर ज्ञानी बनना है तो आप दोनों का सम्मान करें। आगे बढ़े? हो गया? ये आ गया 1995 तक पहुंच गए हम। तो ये क्रम पूरा समझ आएगा लिबरलिज्म का, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि 1778 से इसकी शुरुआत हो गई। अब हम आते हैं अगले चौथे स्टेप पे। इसके चौथा स्टेप क्या है? बाजारीकरण, जिसको बोलेंगे मार्केटाइजेशन। बाजारीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटाइजेशन। मार्केटाइजेशन ये हम बोलते हैं। अब बाजारीकरण का क्या फायदा होगा? बाजारीकरण का फायदा क्या होगा? देखो क्या फायदा होगा। हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि हमारे देश में अगर 100 चीज की रिक्वायरमेंट है, 1000 की रिक्वायरमेंट है, तो 500 विदेश से आएगी और 500 देश की ही बिकेगी, ये हमने लगा रखा। लेकिन जब बाजारीकरण हो जाएगा तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा लेंगे, कोटा सिस्टम को हटा लेंगे। अब 500 ही नहीं आना है देश में, हमने खोल दिया बाजार को। अब 1000 की जरूरत है तो देश में कितना आएगा? 2000। अब इसकी अगर कीमत 10 रुपए थी पहले तो अब घटकर कितनी हो जाएगी? और हम रिस्ट्रिक्शन हटा लें, इसको 3000 आने दें, तो पता चलेगा ये 2 रुपए का बिकने लगेगा। अल्टीमेटली बाजारीकरण से किसका फायदा होता है? कंज्यूमर का। अब नीड ऑफ रिक्वायरमेंट के बराबर ही होगा तो प्राइस तो लोग उतना ही मांगेंगे, उतना लेंगे। आप सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड उतनी ही रह जाएगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस रेट घटेगा, अल्टीमेटली फायदा पब्लिक को होगा। तो पब्लिक को यहां पर फायदा हो जाएगा, ठीक है? घट जाएगा तो किसको फायदा हो जाएगा? पब्लिक को फायदा हो जाएगा। तो यहां पर पब्लिक को फायदा हो गया, ठीक है? ये 1000 2000 पब्लिक को फायदा, और रेट कम करो और इसका फायदा हो जाएगा। क्लियर हुआ एवरीऑल को कि बाजारीकरण के क्या फायदे हैं? कोटा रिस्ट्रिक्शन हटा लिए जाते हैं, मार्केट को फ्री कर दिया जाता है, कंपटीशन तेजी से होता है जिसमें रेट गिरते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास के रेट क्यों इतने फीस के गिरते जा रहे हैं? क्योंकि ढेर सारे लोग कंपटीशन में आ गए। अब कोई ज़्यादा फीस लेगा तो बैठा रहेगा ऐसे अपना डिपार्टमेंट लिए, इसलिए फीस रेट उस पर लाना होगा जो भाव चल रहा है मार्केट में, रेट पर ध्यान देना होगा, क्वालिटी बढ़ानी होगी और रेट लोगों के बराबर लाना होगा, ठीक है? यही मार्केटाइजेशन है। तो प्रेजेंट टाइम इज मार्केटाइजेशन वाला। तो क्वालिटी सुधारते चले जाओ और रेट को गिराते चले जाओ, तो आप टिक पाओगे मार्केट में, नहीं तो आप बाजार से हमेशा बाहर ही रहोगे।
बाजार के जो मेन मोटिव है उसको नहीं पकड़ पाओगे, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका नहीं होगा। तो कास्ट प्राइस घटाओ और क्वालिटी बढ़ाते जाओ। ये है बिजनेस ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब हमारा हो गया बाजारीकरण। चौथे पे आता है निजीकरण। निजीकरण जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलेंगे हम? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण हमारा होगा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है ये बताओ। देखो, हमारे देश में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो घाटे में चल रही है। देश का बैकबोन कौन था? देखो, इंडस्ट्री तीन तरीके की होती है। पहला हैवी। पहला क्या है? हैवी। दूसरा क्या है? स्मॉल। तीसरा क्या है? कॉटेज। तीसरा क्या है? कॉटेज। पहले हैवी, दूसरा स्मॉल, तीसरा कॉटेज। तीन इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री क्या है? सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसके बाद स्मॉल, इसके बाद कॉटेज। तो हैवी इंडस्ट्री मैक्सिमम व्हिच स्टेट नेम? तमिलनाडु। पहले महाराष्ट्र था, अब स्थान तमिलनाडु ने ले लिया। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैक्सिमम बिहार, बट मैक्सिमम घाटे में। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई काम करने के एम से जाता ही नहीं है। होते बड़े मेहनती हैं, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ढीला पा जाए तो काम करना भी नहीं चाहते। तो वहाँ आईएएस बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर बनाए गए, सबसे मारपीट कर लिया, काम वहाँ भी नहीं किया। ज़्यादातर ताश के पत्ते खेलना, कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना जिसमें नशे में सारे मस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब घाटे में गई तो एक बना BIFR बोर्ड। BFIR बोर्ड। BFR बोर्ड बना 1983 के आसपास। एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है मुझे, ठीक है, लेकिन ये मुझे इतना याद था। तो ये बोर्ड ऑफ जो बना BIFR बोर्ड, ये इनको कैपिटल देना शुरू किया, जिसमें 86 इंडस्ट्रीज के आसपास कैपिटल प्रोवाइड किया गया, रिसाइकिल किया गया, फिर ही बंद हो गई। अब गवर्नमेंट सोच रही है जब ये बार बार बंद ही हो रही हैं तो हम लाइन ऑर्डर क्यों ना अपनाएं, क्यों इंडस्ट्री चलाएं, प्रोडक्शन पर क्यों ध्यान दें। तो इन कंपनीज को गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वही तो प्राइवेटाइजेशन है। मनरेगा योजना का नाम सुना? ओबामा ने G20 की मीटिंग में कहा वर्ल्ड की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट योजना। कौन है योजना? मनरेगा। लेके कौन आया? मनमोहन। तो इकोनॉमिक्स ये जानते हैं कि देश को जरूरत कब किस चीज की है और कैसे इसे हैंडल करना है इतनी बड़ी बेरोजगारी को। मनरेगा ने पूरे देश को, आज जो गरीब लोग शहरों में डटे रहे वो सब गांव में चले गए, गांव में रोजगार मिल गया, फ्री में राशन मिल रहा है। तो शहरों से जो लोग शहर में हैं वो ज़्यादा सुखी नहीं रहेंगे। सुखी कौन रहेगा? गांव के लोग। कोई बीमारी आती है सबसे पहले कहाँ पहुंच रही है? गांव में पहुंच पाती है। वहाँ खाना भी रहना भी सब फ्री, शुद्ध हवा पानी। पहले पलायन किधर हो रहा था? गांव से शहर की ओर। अब पलायन किधर होगा? शहर से गांव की ओर। चलो गांव की ओर। अभी तक हो रहा था चलो शहर की ओर। अब शहर के लोग गांव भागेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो रोजगार होगा और ना ये शुद्ध और हवा पानी होगा, अगर सरकार इसी स्लो से चलती रही, ठीक है, तेज गति से अगर नहीं चली तो ये दोनों चीजें हमारी छिन जाएंगी। तो हैवी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल और कॉटेज तो वैसे घाटे में होती है, तो स्मॉल इंडस्ट्री ज्यादातर घाटे में होने की वजह से इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया। इससे जो पैसा आया वो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जमा किया जाता है, वहां से मनरेगा योजना को दिया जाता है। और मनरेगा योजना गांव में सड़क निर्माण, खड़ंजा पड़ंजा जो भी है, ग्राम सभा लेवल पर काम इसका हो रहा है। तो इतना समझ आ गया प्राइवेटाइजेशन का। अब लास्ट में हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। लास्ट स्टेप आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। उसको समझ लो कि क्या है ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन की दुनिया? देखो समझो क्या है। अब देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है सारी दुनिया एक बाजार बन चुकी है। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब है कि अमेरिका में कोई सामान तैयार होगा तो भारत के घरों में भी होगा।
अमेरिका में कोई सामान तैयार होगा तो अफ्रीकन घरों में होगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि सारी दुनिया एक बाजार बन चुकी है। सारी दुनिया क्या हो गई, अब एक बाजार बन गई है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी एक साथ अब कनेक्ट हो गई है, सारी अर्थव्यवस्था एक साथ जुड़ गई है। समझ आई बात? तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा सबसे अधिक कौन उठा रहा है? अगर हमें पूरा दुनिया का बाजार मिल गया तो सब जगह हम दुकान खोल सकते हैं, बस तो अपनी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट के लिए पैसा होना चाहिए। तो ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे अधिक फायदा कौन ले रहा है? विकसित देश 100%, चाइना 60%, भारत 40%। तो पैसा जिसके पास ज्यादा है, एक्सपोर्टर ज्यादा है, वो ग्लोबल इकोनॉमी का कितना फायदा उठा रहा है? बीच में आ गया क्या? चाइना। इंडिया भी कितना उठा रहा है फायदा? 40%। अब ऐसा भी नहीं कि हमें कम फायदा तो हम ग्लोबल इकोनॉमी से बाहर होके क्लोज इकोनॉमी में चले जाएं, ऐसा भी तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें बेनिफिट इसका कम ही मिल रहा है। चलो, एक क्लास खत्म हुई, कल फिर मिलते हैं हम, ठीक है, 12 बजे। चलो ओके। कैसा रहा क्लास नेहा, महिमा? चलो ओके।